नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का मतलब अब सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री होना नहीं है, बल्कि उनका मतलब राजनीति और राजकाज की नई कार्य संस्कृति के प्रयोगकर्ता के नाते भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अपने पास एक विभाग भी नहीं रखा। उनका नंबर एक ऐलान था कि वे 5 साल में दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। उनकी तीसरी घोषणा थी कि वे वीवीआईपी पना खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री होते हुए भी सामान्य नागरिक की तरह रहेंगे। जरा सोचें कि ये सब बातें कितनी सामान्य हैं, मगर दूसरे किसी मुख्यमंत्री ने इन्हें क्यों नहीं अपनाया। एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखने या प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मिशन क्यों नहीं बनाया। यह भी हकीकत है कि शपथ के वक्त का रामलीला मैदान का माहौल बदला हुआ था। अरविंद केजरीवाल का भाषण बदले नजरिए का प्रमाण है। केजरीवाल नई अप्रोच में राजकाज करते लगते हैं। आंदोलनकारी तेवर के बजाय समझदारी, जिम्मेदारी और संजीदगी के नए हाव भाव में नई पहचान बना रहे हैं। इन तमाम बातों का मतलब है कि केजरीवाल अपने को लगातार नया बना रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं। जनता के मन को छूने के मकसद से अपने को, अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को नए अंदाज में गढ़ने की कोशिश में है। अपना मानना है कि केजरीवाल के नए आइडिया, री इन्वेंट, नई शैली बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए मिसाल बनेगी। पूरा देश उन्हें और उनकी सरकार को बहुत गौर से देखेगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन आबादी के लिहाज से तीसरे सबसे बड़े प्रदेश बिहार में भाजपा का सदस्यता अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। बिहार में अभी तक करीब 29 लाख सदस्य बनाए गए हैं। बिहार का लक्ष्य 75 लाख सदस्य बनाने का है। पार्टी ने यह भी तय किया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में 50,000 सदस्य नहीं बनेंगे, पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भाजपा ने बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिहाज से 75 लाख का लक्ष्य रखा है। लेकिन प्रदेश के ज्यादातर नेता मान रहे हैं कि शायद ही ये लक्ष्य पूरा हो। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश बिहार को माना जाता है। इसके बावजूद भाजपा का सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसका कारण पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है। ज्यादातर बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और इसीलिए दूसरे दावेदारों को निपटाने में उनका ज्यादा समय जाता है। चुनावी साल में भाजपा की टिकट के दावेदार सदस्यता अभियान को तेज कर सकते थे, लेकिन बहुत से दावेदार दल बदलुओं की चिंता में हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के नेताओं ने जदयू राजद के करीब 3 दर्जन विधायकों को भाजपा की टिकट देने का वादा किया है। सो तालमेल टूटने के बाद जदयू कोटे वाली सीटों पर तैयारी कर रहे भाजपा नेता दुविधा में हैं। वो अपने को सदस्यता अभियान से दूर रख रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने से तो भाजपा के नेता जदयू के झगड़े में टांग अड़ाने में बिजी रहे हैं, इसीलिए भी सदस्यता अभियान प्रभावित हुआ है। चुनाव हारने के बाद भी किसी नेता की चांदी हो सकती है, ये भारतीय लोकतंत्र की ही खासियत है। पिछला लोकसभा चुनाव हारने वाले कई नेता इस समय देश प्रदेश की राजनीति में धमाल मचाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव हारने के 8 महीने के भीतर ही 2 नेता तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने वाराणसी गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी, लेकिन वो बुरी तरह हारे। उनकी पार्टी ने 428 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 400 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी। पर 9 महीने के भीतर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया। उनकी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के एक मंत्री जीतन राम मांझी को 2014 के चुनाव में गया सीट से टिकट दी थी। वो बुरी तरह से हारे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। तब से वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यू को निपटाने में लगे हैं। ऐसे ही भाजपा के दिग्गज नेता अरुण जेटली अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। वो चुनाव हार कर आए तो नरेंद्र मोदी ने उनको वित्त मंत्री बना दिया। इस समय देश और दुनिया की नजरें उनके ऊपर है। उन्हीं की तरह लोकसभा का चुनाव हारे कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद फिर राज्यसभा सदस्य बन गए हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे।
कांग्रेस महासचिव अजय माकन के इस्तीफे के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस की मीडिया विभाग की कमान किसको सौंपी जाएगी। जनार्दन द्विवेदी से लेकर मीडिया विभाग का प्रभार अजय माकन को दिया गया था, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने और जमानत जब्त कराने के बाद माकन ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में अटकलें लगाई जाने लगी है कि किसको कांग्रेस संचार विभाग का प्रमुख बनाया जाएगा। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और जयराम रमेश के नाम की चर्चा है। हालांकि रमेश कभी प्रवक्ता नहीं रहे हैं, इस आधार पर उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। आनंद शर्मा और मनीष तिवारी के साथ समस्या ये है कि दोनों का मीडिया के साथ संबंध अच्छा नहीं है। मनीष तिवारी अपने विवादित बयानों के लिए भी मशहूर रहे हैं, तभी कुछ जानकारों का कहना है कि दिग्विजय सिंह को मीडिया विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता है। हालांकि हर मसले पर उनको बोलने की आदत है, वो खुद ही ज्यादा समय बोलते या ट्वीट करते रहेंगे। इस आधार पर उनका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस के जानकार नेता कपिल सिब्बल को सबसे बेहतरीन विकल्प मान रहे हैं। हालांकि संचार मंत्री रहते हुए उन्होंने 2G घोटाले में जीरो लॉस की जो थ्योरी दी थी, कांग्रेस को उसका काफी नुकसान हुआ था। फिर भी बतौर प्रवक्ता वो काफी सफल रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बिहार में सियासी ड्रामे के बीच आज पटना हाई कोर्ट ने बिहार की जीतन राम मांझी सरकार को करारा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जीतन राम मांझी की सरकार अपना बहुमत साबित करने के पहले कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है। कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अहम नीतिगत फैसले लिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे, ऐसी उनकी मंशा नहीं है। मांझी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना होता तो वो काफी पहले हो जाता। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के दिन चले गए, केंद्र की हिम्मत नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने की। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी को आगाह किया है। शिवसेना ने बीजेपी से कहा है कि उसे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन नहीं करना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में लिखा गया है कि मांझी को समर्थन देना एक पाप होगा और ये राजनीति में काले युग को समर्थन देने जैसा होगा। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि किसी को भी अपने राजनीतिक हित के लिए ऐसे पाप में शामिल नहीं होना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से कमीशन लेने की बात स्वीकार करता हो। शिवसेना ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि नीतीश कुमार के पास 130 विधायकों का समर्थन है, फिर भी मांझी बीजेपी का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बुरी तरह हारने के बाद से ही शिवसेना ने उस पर हमला तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में हुए 2 अहम उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बोनगांव लोकसभा सीट पर तृणमूल सांसद के निधन से उपचुनाव हुआ था। तृणमूल कांग्रेस ने ये सीट जीत ली है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने किशनगंज विधानसभा सीट भी जीत ली है। इन दोनों सीटों के नतीजों से उत्साहित राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये नतीजे चमत्कार की तरह हैं। उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में तृणमूल नेताओं को घसीटने और पार्टी के भीतर कथित मतभेद की खबरों का प्रदेश की जनता पर कोई असर नहीं हुआ है। गौरतलब है कि शारदा चिटफंड घोटाले में ममता के कई सांसद और विधायक गिरफ्तार हुए हैं और कई दूसरे नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। इन दोनों सीटों के उपचुनाव की जिम्मेदारी मुकुल रॉय संभाल रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तृणमूल से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपना कामकाज संभाल लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद केजरीवाल का अपने दफ्तर में आज पहला दिन था। उन्होंने दिन की शुरुआत करते हुए ट्वीट किया और कहा कि उनका बुखार उतर गया है, वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दफ्तर में अपने पहले दिन के बारे में भी ट्वीट किया और लोगों से कहा कि वो उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें, शुभकामनाएं दें। उन्होंने अपने कैबिनेट की एक अहम बैठक भी की है। कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया, जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मीडिया ने सिसोदिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया क्योंकि सचिवालय में मीडिया को जाने से रोक लगा दी गई थी।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की पुरानी सहयोगी रही एनसीपी के नेता शरद पवार के बीच दोस्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने पवार के साथ मोदी के मंच साझा करने की घटना को मोदी का यू टर्न करार दिया है। दिग्विजय ने ट्वीट करके कहा है कि पहले एनसीपी मोदी के लिए नेचुरली करप्ट पार्टी थी, लेकिन अब नॉट सो करप्ट पार्टी हो गई है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि ये मोदी का एक और यू टर्न है। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि नरेंद्र भाई इस तरह से यू टर्न लेते रहते हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी शरद पवार के गढ़ बारामती गए थे और वहां पवार के साथ मंच साझा करते हुए कहा था कि वो गुजरात का मुख्यमंत्री रहते भी पवार से सलाह मशवरा किया करते थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। बहुतों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल 6-8 महीनों में फेल हो जाएंगे। दिल्ली सरकार के पास न साधन है न उसकी हैसियत है जो आपके वायदे पूरे कर सके। यह सोच गलत है। जनता को वायदे नहीं बल्कि नेता के अंदाज व सरकार में अपनापन चाहिए। अपना मानना है कि केजरीवाल इस कसौटी में खरे उतरते हुए जनता का सीएम बनने में कामयाब रहेंगे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल देश भर के नेताओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद हर नेता नरेंद्र मोदी की स्टाइल को लेकर बोराया हुआ था और कहता था कि मोदी स्टाइल का प्रचार होना चाहिए, वो अब कह रहा है कि केजरीवाल स्टाइल की राजनीति होनी चाहिए। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जैसी राजनीति की है उसकी मिसाल बनने जा रही है। असल में केजरीवाल ने जो राजनीति की है उसकी तुलना में भारतीय राजनीति की एक ही मिसाल दिखती है और वो लालू प्रसाद की है। लालू प्रसाद जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तब उन्होंने जैसी राजनीति की थी उसी को बहुत परिष्कृत तरीके से केजरीवाल कर रहे हैं। लालू ने उस समय के महाशक्तिशाली लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका था और केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोका है। दोनों ही आम जनता की नब्ज को समझने वाले हैं। दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वोट बैंक को जानने वाले हैं। दोनों सीधे और सरल होने का नाटक करने में माहिर हैं और जिस तरह लालू प्रसाद को कभी अपने किए वादे पूरे करने की चिंता नहीं रही, वैसे ही केजरीवाल को भी उसकी चिंता नहीं है। केजरीवाल ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की बजाय उनकी पहली और आखिरी चिंता लोकप्रिय बने रहने की है और यह तभी संभव है जब आप जनता के मूड को भांपते हुए लगातार उस हिसाब से अपने को बदलते रहें। केजरीवाल से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता है। जिस समय देश की जनता गुस्से में थी, भ्रष्टाचार की एक के बाद एक आ रही खबरों से आंदोलित थी और कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती थी, तब केजरीवाल ने अपने को भ्रष्टाचार के खिलाफ मसीहा के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने अन्ना हजारे को दिल्ली लाकर अनशन कराया और बाद में खुद भी अनशन पर बैठे। दिल्ली की पहली जीत उन्होंने अपने स्वरूप और तेवर के साथ जीती थी, लेकिन इसके असर का आकलन करने में उनसे गलती हुई और वो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में लड़ने चले गए। जब वो रणनीति फेल हो गई तो केजरीवाल ने अपने को पूरी तरह से बदल लिया। उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता उभरा है जिसकी काम करने वाली नेता की छवि है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने 49 दिन के काम का मुद्दा बनाया। फिर जब दिल्ली में भाजपा ने किरण बेदी को उतारा, जिनके बर्ताव को लेकर भाजपा में विरोध होने लगा, तो केजरीवाल ने अपने को जन सरोकार वाले जनता के सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। सारे विज्ञापन नए बनाए गए और केजरीवाल की एक बिल्कुल नई छवि गढ़ी गई। दिल्ली के इस बार के प्रचार में उनकी यही छवि दिखी। उन्होंने धरने से पहले ही तौबा कर ली है और दिल्ली के लोगों से कान पकड़कर माफी मांग ली है कि इस्तीफा भी नहीं देंगे। यानी क्रांतिकारी वाली छवि उन्होंने अलमारी में बंद कर दी है। रामलीला मैदान में शपथ लेते हुए भी उन्होंने अपनी यही छवि दिखाई। उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है, एक उप मुख्यमंत्री बना दिया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सरकार में कोई विवाद न हो, इसीलिए विवादित रहे पूर्व मंत्रियों को इस बार बाहर रखा है। सो ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल आसमान से चांद तारे तोड़ने वाले अपने वादों को कैसे पूरा करते हैं और अगर नहीं पूरा करते हैं तो कैसे अपनी छवि, अपने नारों और प्रचार से लोकप्रिय बने रहते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद केजरीवाल सरकार की नई कार्य संस्कृति पर चर्चा करेंगे। भारत की राजनीति राजकाज में कांग्रेस कल्चर का जुमला आम है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद शासन में मोदी कल्चर की अलग छाप छूटनी चाहिए थी, लेकिन उसके ऐसे पॉजिटिव संकेत नहीं बने हैं जिससे जनता में नई कार्य संस्कृति का विचार बने। उस नाते केजरीवाल ने इस बार शपथ लेते ही नएपन के संकेत दिए हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है।
विनीत जी, क्या ये नहीं लगता कि इस बार सरकार में आने के साथ में अरविंद केजरीवाल नए अंदाज में, नए हाव भाव में, नए एजेंडा से और एक तरह से अपने आप को री इन्वेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं इसको री इन्वेंट इसलिए नहीं मानूंगा कि केजरीवाल के विषय में जो कुछ जानकारी उपलब्ध है उनके साथियों को और उनके जो साथ काम कर रहे हैं उनके माध्यम से, और जो साथ के उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक लक्ष्य बहुत पहले से निर्धारित था। और इसलिए जब लोकपाल के मुद्दे पर लेकर ये 5 जनों की टीम, जिसको कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने बहुत अनड्यू इंपॉर्टेंस दी, जो कभी भारत के इतिहास में किसी सिविल सोसाइटी को नहीं दी गई, और इनको लगातार एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में बिठाकर इनके साथ लोकपाल पर बहस चलाई गई, उस वक्त भी ये बात मैं बराबर कहता रहा टीवी चैनलों में कि अगर इनकी दृष्टि ये होती कि इनको भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, किसी सीमा तक सफलता लेनी और फिर लड़ाई को आगे जारी रखना है, तो ये इस तरह अड़ियल टट्टू का रुख नहीं अपनाते। उस वक्त भी इनका मकसद लोकपाल नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई भी निगोशिएटर नहीं होता पॉलिटिकल प्रोसेस, महात्मा गांधी भी नहीं थे कि जो इस बात पे अड़ जाए कि कॉमा फुल स्टॉप भी मेरी मर्जी से लगेगा। इन्होंने इस तरह की जिदें करी, उसके बहाने फिर इन्होंने अन्ना के साथ छोड़कर राजनीतिक मंच बनाया, और ये कह के बनाया क्योंकि लोकपाल पास नहीं हो रहा। मेरा कहना एक मतलब ये है कि देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जयप्रकाश नारायण ने एक बार पंडित नेहरू की कैबिनेट स्वीकार नहीं की थी और बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ी। ये दूसरी बात है कि जनता पार्टी की सत्ता में आने पर वो सत्ता में नहीं गए, लेकिन विचार बदलते रहे, कभी भूदान में गए, कभी सामाजिक कार्य में गए। तो केजरीवाल बदले और अच्छे के लिए बदले, ये शुभ लक्षण है। लेकिन ये मानना कि अनुभव से सीख के बदल रहे, मैं इसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन अनुभव से भले, मतलब लेकिन ये नहीं लगता कि वो जनता की नब्ज को बूझते हुए, जनता की मनोदशा के अनुसार वो अपने आप व्यवहार बदल रहे हैं, अपने को सुधार भी रहे हैं, या अपने एजेंडा भी उसी हिसाब से बना रहे हैं? व्यवहार जनता को समझते हुए ही वो रणनीति कर रहे हैं शुरू से। ये गलत नहीं है। ये किसी नेता का अगर जनता की नब्ज पकड़कर अगर वो सुधरे, बदले अपने आप को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, जनता की नब्ज पकड़ के इस तरह जनता से वोट लेने की प्रक्रिया तो पिछले 30 साल में कई बार हुई है ना। 77 में भी हुई, नहीं वो हुई, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद सब फिर वापस वो पुराने। अभी कहाँ मान लिया वो ठीक बात है, लेकिन जो शुरुआत की पहली सत्ता के जो अनुभव थे उससे ठीक अभी व्यवहार में एक फर्क तो दिखाई दे रहा है। देखिए, वो जो डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, बड़े स्पेशल ब्रांड जिनके आप नाम जानते हैं, वो हर साल कुछ नया, इसमें ऑर्गेनिक है, ये प्रदूषण नहीं करता, ये हाथ नहीं काटता, इसमें छाले नहीं पड़ते, इसकी झनकार लगातार, मतलब ये है आपका कि ब्रांड को एक तरह से रीलॉन्च, नए अंदाज में लॉन्च कर रहा है। पुरानी शराब को नई बोतल में डालने की बात है। अभी इस वक्त उनका सिक्का चल गया, सभी एनालिसिस आप कर ही चुके होंगे कि क्यों मोदी का सिक्का डाउन हुआ वगैरह, उन पे मैं नहीं जा रहा। अब उन्होंने कह दिया केजरीवाल ने कि भाई कल भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, 5 साल का समय मिला है, 5 साल तक अब आराम से बैठो। मीडिया से भी कह दिया कल से मेरे पीछे मत पड़ता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समझदार आदमी जो राजनीतिक मंच पर उतरता है, उसको पूरी समझ होती है कि राजनीति कैसे लड़ी जाती है, और वो मतदाताओं पर दृष्टि रखते हुए, अपने लक्ष्य और अपने साधनों पर दृष्टि रखते हुए रणनीति बनाता है। केजरीवाल का कोई उद्देश्य भ्रष्टाचार से लड़ने का नहीं था, पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूं, आज भी नहीं है। उद्देश्य सत्ता हासिल करना था। ये दूसरी बात है कि सत्ता हासिल करके वो कुछ अच्छा डिलीवर करना चाहे, वो समाज के हित में हो सकता है। यही मेरा कहना है कि वो अच्छा डिलीवर करना चाहे, और उसके लिए अगर अच्छी बातें, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। आज कौन ऐसा, अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने कि 10-10, 15-15 मंत्रालय अपने पास नहीं रखा हो। मंत्रालय एक नहीं रखा, ये कहा कि मैं वीवीआईपी कल्चर खत्म करूंगा। इन बातों में क्या आपत्तिजनक? ये क्या दूसरे 4 तरह के डिटर्जेंट बाजार में हैं, और आप टीवी पे ऐड दिखाओगे कि हमारे डिटर्जेंट से हाथ में खुजली नहीं होती, तो गहरणी लेगी कि नहीं लेगी उसको? अगर आप बोलोगे कि हमारे डिटर्जेंट से आपकी नदियां पोल्यूट, वो कोई भी हो, ब्रांड कैसा भी हो, लेकिन अगर वो जनता की इच्छा के अनुसार है तो ये दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए, राजनीतिक बिरादरी के लिए मिसाल नहीं बनता। कि मिसाल तो जब पिछली बार इन्होंने आंदोलन करा था तो कई हल्ला हुआ था कि जब लाल बत्ती हम नहीं लगाएंगे फलाना, ये सब टेम्परेरी चीजें होती है व्यास जी। राजनीति बहुत गहरी चीज है। राजनीतिक जो प्रेशर्स होते हैं, राजनीतिक जो एक्सपेक्टेड, जो यही जनता आज कंधे बिठा रही है। थोड़े अब लोग झाड़ू से तार कनेक्ट कर रहे हैं कि वाईफाई लग गया झाड़ू में, तो एकदम लोगों की जो अधीरता है। तो इसलिए अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए, अभी कल क्या, मतलब आप ये नहीं मानते
मानते हैं कि जो पिछले टर्म में उनका जो आंदोलनकारी वाला, जो बिल्कुल एक सबको गालियां देने वाला, अहंकार वाला था, अब उसके बजाय विनम्रता ये आई, तो ये कोई अच्छे परिवर्तन नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। मैं फिर आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, जब गाली दे रहे थे 4 साल पहले की बात करिए, 1 साल पहले, जब 4 साल पहले गाली दे रहे थे तब वो ऐसा बोल रहे थे केजरीवाल कि साहब कांग्रेस और भाजपा सब एक है। आप जानते हैं, तो मैं हवाला कांड में सिद्ध कर चुका कि कोई पार्टी नहीं बोली पार्लियामेंट में, सब चुप रहे, तो कोई नई बात नहीं थी। उस वक्त इतने आक्रामक तेवर, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज, इतना ये करा दूंगा, शीला को जेल कर दूंगा, उसको जेल कर दूंगा। अब जब 67 सीटें मिल गई हैं, सत्ता में आ गए हैं, कोई सत्ता हिलाने वाला नहीं है, कोई मंत्री की हिम्मत नहीं है कि बहस कर जाए। तो आप ये मानते हैं कि कोई नई कार्य संस्कृति अरविंद केजरीवाल से आपको उम्मीद नहीं बनती है? मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा। आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो कुछ नया है वो मार्केट कंजम्पशन के लिए है, सोची समझी रणनीति के तहत है। उससे गवर्नेंस को और उसकी बुनियाद में कोई फर्क नहीं आएगा, ये भी मैं नहीं कह रहा। मान लीजिए कुछ एक प्रयोग करे और उससे कुछ फायदा हो गया और उस फायदे से उनकी गाड़ी आगे चली तो प्रयोग आगे चलेंगे, और प्रयोग फेल हो गए तो फिर रिट्रीट कर जाएंगे। मगर मैं जो बात मूल चोट करना चाह रहा हूं कि उद्देश्य डिलीवरी करना, व्यवस्था बदलना, भ्रष्टाचार लड़ना नहीं है। आपके अनुसार केवल महत्वाकांक्षा के चलते ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सारा ताना बाना बुना गया है, उसमें सफलता मिल गई है, इसलिए बहुत बहुत बधाई है। और हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ अच्छी डिलीवरी कर देंगे तो प्रधानमंत्री की दावेदारी मिल जाएंगे। बाकी स्थापित पार्टियां, स्थापित नेता, दूसरे मुख्यमंत्री, उनके लिए ये जो री-इन्वेंट है या ये जो कुछ भी किया है, ये नहीं है। ऐसा आप कैसी बात कर सकते हैं? इस देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं, जो गांव वालों के साथ। मुझे कोई ऐसा मुख्यमंत्री या नहीं मिला जिसने कि एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा हो, पावर को डिसेंट्रलाइज किया हो। नहीं, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, सोनिया गांधी के पास कोई मंत्रालय नहीं था, देश कौन चला रहा था? नहीं, देखिए सोनिया गांधी और इसमें बहुत बुनियादी फर्क है। ये भी अपने बुनियादी तौर पे वो बिना सत्ता के, उसके बावजूद उनके ऊपर आरोप लगे। ये यहाँ सत्ता मिलने के बावजूद सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हुआ, मामूली बात नहीं है ये। सोनिया गांधी को तो सत्ता मिली थी ना? आप ये बताइए, किसी मुख्यमंत्री ने या किसी ने किया ऐसा? सोनिया गांधी को सेंट्रल हॉल में सत्ता नहीं मिली थी क्या? यूपीए 1 में नहीं छोड़ा, तो इसलिए वो त्यागी के नाते पूजी गई। ठीक है ना, तो वो हुआ। तो इसलिए इनका मंत्रालय ना लेना कोई त्याग नहीं है, ये तो फिर रणनीति है कि भाई तुम लोग मंत्रालय चलाते रहो ना, मैं अन्ना हजारे के साथ जाके धरने बैठ जाऊंगा, मैं गद्दा बिछा लूंगा, मैं अपना संगठन खड़ा करने मतलब आप पूरी तरह से मामले को पाखंडी, कुटिलतापूर्ण बताते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता हूं, मेरी भाषा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूरा करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, सच्चाई को छिपाकर, जिसके कई प्रमाण मेरे पास है, सोची समझी रणनीति के तहत ये लड़ाई लड़ी गई है और उसमें उनको सफलता मिली है। और उसी अंदाज में अभी भी आगे भी गवर्नेंस करेंगे। अगर इससे कोई बाई प्रोडक्ट अच्छा समाज को मिल जाता है राजनीति को, तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।